Good morning to all of you. How are you? Fine. In last video, I explained about the interconvertible of states. How can states be changed into each another is known as interconvertible of states. As solid changes into liquid by applying the heat. जब हम solid को गर्म करेंगे तो वो change होगा liquid में. Liquid को heat करेंगे तो वो change होगा gases में. Solid changes into liquid. We are using fission. It means solid के पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे लिक्विड्स में, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल लूजन हो जाएंगे. जब पार्टिकल लूजन हो जाएंगे दैट विल बिकम इनटू लिक्विड. जब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज एवोपरेशन. लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस. गैसेस के पार्टिकल कूल डाउन होंगे, ठंडे होंगे तो पास आ जाएंगे, उनके बिटवीन का इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा. दैट इज नोन एज लिक्विड. लिक्विड फ्यूजन. लिक्विड के पार्टिकल को जब हम कूल डाउन करेंगे तो वो और पास आ जाएंगे. जब लिक्विड ठंडा होता है तो दैट इज नोन एज सॉलिड. उसे वो बनेगा सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. तो फ्यूजन क्या हुआ? टू ब्रेक डाउन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. जब सॉलिड के पार्टिकल्स टूट के दूर हो जाए और लिक्विड में चेंज हो जाए उसे हम कहेंगे फ्यूजन. इट मीन्स टूटना. फ्यूजन मीन्स जुड़ना, ऐड होना. इट मीन्स पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड ज्वाइन टू फॉर्मिंग सॉलिड्स. लिक्विड्स गैसेस में चेंजेस होंगे एंड गैसेस लिक्विड में बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ए प्रोसेस इन विच वेपर्स और गैसेस कूलिंग डाउन चेंजेस इनटू लिक्विड. अगर हमने यहाँ पे किसी भी कंटेनर में पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा. जब ये पानी बॉईल हो रहा है, जब हमने गैस ऑफ कर दी है तो इस लिड को, जो ढक्कन हमने जो भी कवर किया हुआ इसके ऊपर, उसको निकालेंगे. इन्वर्टेड करके उल्टा करके देखते हैं तो हमें छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी. दैट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर दीज कहाँ से आई? क्योंकि पानी वेपर्स बन के यहाँ चला गया था, जो थोड़े टाइम बाद गैस ऑफ होने पे ठंडा हुआ, ठंडा होके वापस वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो हमें दिखाई देगा. दैट इज नॉन एज कंडेंसेशन. हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आफ्टर दिस एवोपरेशन. क्या होता है एवोपरेशन? अभी मैंने बताया पानी का वेपर्स में चेंज हो जाना. द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स known as evaporation. Evaporation, conversion of liquid into vapors without reaching the boiling point known as evaporation. अब ये जितना भी लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा by applying temperature like this. This is a beaker. ये एक बीकर है, इसमें क्या है? वाटर. इट इज अ ट्राइपॉड स्टैंड. ये बर्नर. जब ये फ्लेम वाटर को गर्म करेगी, वाटर गेट द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम. It will get the energy and this particle start to lose. उसके पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे और अपने इस सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे. जब वो अपने सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे that is known as the vapors. वो वेपर्स फॉर्म में आगे. The procedure in which water change into vapors is known as boiling point. Is known as boiling point. जितने पार्टिकल सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं वेपर्स में चेंज हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल इस एनर्जी लेवल का क्रॉस नहीं कर पाते तो वाटर में ही रहेंगे. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एवोपरेशन को इफेक्ट करेंगे? फर्स्ट, सरफेस एरिया. किसी भी चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उसका इवोपरेशन उतना ही ज्यादा होता है. अगर हम एक गर्म चाय लेते हैं कप में, एक गर्म कप, एक हॉट टी ऑफ कप ऑफ टी, देन वो जो गर्म चाय है अगर हम उसे कप में रखते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगी ठंडा होने के लिए. लेकिन अगर हमें जल्दी है तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उसमें चाय डालेंगे और उसको ठंडी करके जल्दी से पी लेंगे. क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है और कप के माउथ का सरफेस एरिया कम है. कप में चाय थोड़ी देर से ठंडी होगी, प्लेट में थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन के थ्रू सारी हीट वेपर्स बन के उड़ गई है और हमारी चाय ठंडी हो जाएगी. सेम लाइक दैट, अगर गर्मियों में हम अपनी छत पे या आंगन में पानी डालते हैं तो वो पानी बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उड़ जाता है. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवोपरेशन उतना ज़्यादा होगा. टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
वाटर की वेपर्स उतनी ज़्यादा बनेंगी. इट मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन विल बी इंक्रीजेज. ह्यूमिडिटी, क्या है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर. प्रेजेंस ऑफ water amount in air, that is the humidity. सर्दियों में अगर हम कपड़ों को धूप में डालते हैं सूखने के लिए तो वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं क्योंकि हमारी एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है. वाटर वेपर्स, इट मीन्स मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. तो एयर को ड्राई होने में पहले धूप निकलेगी, फिर एयर की मॉइस्चर जाएगी, फिर हमारे क्लॉथ सूखेंगे. लेकिन अगर गर्मियों में हम कपड़ों को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो हमारे क्लॉथ्स के सारे का जो वाटर है वो इजीली इवोपरेट हो जाता है बिकॉज नो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन वाटर. दैट्स व्हाई इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज इवोपरेशन डिक्रीजेज. जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाटर एयर के अंदर है उतनी कम इवोपरेशन होगा और जितनी कम ह्यूमिडिटी है इवोपरेशन उतना ज़्यादा होगा और जल्दी होगा. विंड स्पीड, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है तो वाटर जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेशन जल्दी होगा. और अगर हवा की स्पीड कम है तो इवोपरेशन कम होगा. तो ये 4 फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द इवोपरेशन. अब व्हाई वन मोर एग्जाम्पल, इफ नेल पॉलिश रिमूवर और एसीटोन फॉल ऑन आवर पाम वी फील कूल. वाई? अगर जो नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन हमारी पाम पे, हमारे हाथ पे कहीं पे भी गिर जाता है या डॉक्टर स्प्रिट यूज़ करते हैं किसी भी चोट को, घाव को साफ करने के लिए, तो हमें कूलिंग लगती है. क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल्स ने हमारी बॉडी की एनर्जी को गेन किया, इवोपरेट हुए और हमारी हीट को बाहर ले गए, उड़ गए और वी फील द cool. At same time, we prefer cotton clothes in summer. Why? Because cotton clothes are good absorber of heat. जो हमें स्वेटिंग होती रहती है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके थ्रू उन्होंने हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब किया और वो वेपर्स बन के उड़ जाएंगी. यानी इवोपरेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इन समर डेज वी आर प्रेफरिंग द मटका वाटर. हम मटका यूज़ करते हैं जो पानी के लिए. क्यों? क्योंकि जो सॉइल, जो मिट्टी के मटके बने हुए हैं उनके अंदर छोटे छोटे से होल्स हैं. वाटर ऑजेस आउटसाइड, पानी उनसे बाहर जाता है और इवोपरेट हो जाता है और उसकी सराउंडिंग में कूलिंग होती है. अगर आप सभी ने नोट किया है, अगर हम एक चिल्ड ग्लास वाटर ऑफ ग्लास लेते हैं तो उस ग्लास के बाहर छोटी छोटी, अगर हम फ्रिज के बाहर उसको थोड़े टाइम के लिए निकाल के रख दें तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी. क्यों? क्योंकि जो बाहर एयर है वो बहुत ही गर्म है और जो हमने चिल्ड वाटर लिया है वो बहुत ठंडा है. जैसे ही गर्म एयर उस चिल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी इट विल बी कंडेंस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कंडेंसेशन, वेपर्स कूलिंग डाउन चेंजेस इनटू वाटर. तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू एयर आएंगी, कूल डाउन होंगी और वो लिक्विड वेपर्स हमें दिखाई देंगी. इसलिए हमें किसी भी चिल वाटर बॉटल या बर्फ की बोतल के ऊपर थोड़े टाइम बाद पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं. तो दे ऑल आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ इवोपरेशन जो हम लोगों को पता ही नहीं है बट हमारी लाइफ में डेली वी आर यूजिंग ऑफ दिस फिनोमेना. हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? नाउ नेक्स्ट इज द सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ solid into gases or gases into solid without undergoing into liquid is known as sublimation. जब कोई भी solid चीज डायरेक्ट gases में और gases डायरेक्ट solid में चेंज हो जाएंगी बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसे हम कहेंगे sublimation. As for example camphor and ammonium chloride. आप सभी के घरों में कैम्फर की और नेपक्लेन की बॉल्स होती हैं जो कपड़ों में रखी जाती हैं. अगर आप उन सबको नोट करोगे वो सॉलिड छोटी छोटी राउंडेड बॉल्स होती हैं. कुछ टाइम के बाद वो डिसअपीयर हो जाती है लेकिन वहाँ पे कोई भी लिक्विड नहीं होता. तो डेट इज अ सब्लिमेशन. सॉलिड थी वो बॉल्स, धीरे धीरे वो वेपर्स बन गई और उसमें एक स्मेल आ जाती है. वो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह से बचने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हम अपने कपड़ों में रखते हैं लेकिन वहाँ कोई लिक्विड नहीं आया. डेट इज अ सब्लिमेशन.
sublimation. Copper and ammonium chloride. How can we separate sublimable compound from the other? अगर यहाँ पे कोई भी हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, ये चाइना डिश है, चाइना डिश, ये कॉनिकल फनल है, बर्नर, वायर गॉज, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लेंगे और उसको हीट करेंगे, सॉलिड है। ये सॉलिड यहाँ पे हमें वेपर्स की फॉर्म में जाते हुए नजर आएगा। इसको कॉटन प्लग से हमने बंद कर दिया जिससे सारी वेपर्स वहीं पे कूल डाउन हो जाएं। जब हम बर्नर ऑफ करेंगे तो ये वेपर्स सब कूल डाउन होंगी और यहाँ साइड में डिपॉजिटेड होना स्टार्ट हो जाएगी। हम इस कॉनिकल को अलग करते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ पे एक लेयर जमी हुई है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। एक अमोनियम क्लोराइड की लेयर बनी है, यहाँ हमें कोई लिक्विड नजर नहीं आएगा। इट मीन्स सॉलिड क्या हुआ, डायरेक्टली चेंज हो गया किस में, गैसेस में। और अगर हम गैसेस के साथ सेम फिनोमेना करते हैं, गैसेस डायरेक्टली चेंज होगा सॉलिड में विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज sublimation. Have you clear to all of you now about this? If you have any problem, you can write in your comment. Melting point. क्या होता है melting point? जब भी कोई solid melt होगा उसे हम कहेंगे melting point. A temperature at which solid melt to become liquid at atmospheric pressure is called melting point. हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है हम उसी पे किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.16 केल्विन। लाइक दिस एपरेटस, यहाँ हमने बर्फ ली हुई है, आइस है, ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को हमने सेटअप में अरेंज किया। जैसे इसको हीट करेंगे ये मेल्ट हो गया, मेल्ट होते ही यहाँ पे हमारा जो भी टेम्परेचर आएगा 273.16 पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और ये हमने थर्मामीटर में नोट कर लिया। तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे हम इसका मेल्टिंग पॉइंट नोट कर सकते हैं। लेकिन जब हम मेल्टिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं वो तो फिक्स है 273.16, उसके बाद भी तो हम हीट दे रहे हैं, हमने बर्नर ऑफ तो नहीं किया। फिर ये एनर्जी कहाँ गई जो हमें थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उस एनर्जी को हम कहेंगे लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी। जो एनर्जी तो जा रही है लेकिन जो आइस के मॉलिक्यूल है, एक बार एक पार्टिकल लूज हो गया वो नॉट हो गई, उसके बाद जितने और पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, उसे ओवरकम करने के लिए वहाँ एक एनर्जी लगी है, दैट इज द लेटेंट हीट, हिडन energy. The amount of heat required to convert unit mass of solid into liquid without a change of a temperature. यानी जितना भी हमने मास यहाँ लिया है वो टेम्परेचर चेंज हुए बिना, पूरा मेल्ट हो जाएगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। तो कहाँ गई वो एनर्जी, दैट एनर्जी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट एनर्जी ओवरकम force of attraction between particles is known as latent heat of energy. Latent heat of energy, अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लेते हैं उसको मेल्ट करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, फिजन टूटेगा, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फिजन, और जब फ्यूज होगा तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड क्या होंगे, बॉयल होंगे। लिक्विड अगर वाटर लेते हैं तो वाटर क्या होगा,
बॉईल होगा। सॉलिड क्या होता है, मेल्ट। तो सॉलिड का क्या निकालेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड का निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम यहाँ पे अगर हम इस बीकर में आइस के प्लेस पे वाटर लेंगे, लिक्विड, यहां हमने क्या लिया है, लिक्विड। इट इज अ ग्लास रोड, जो इसको डिसॉल्व करने के लिए, ये लिक्विड है। ये लिक्विड जब इसको फ्लेम हीटिंग प्रोवाइड करेगी, ये गर्म होगा, तो ये पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। देन टेम्परेचर यहाँ नोट हो जाएगा, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। ए टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉईल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड का हम क्या निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी सेम होता है, एक बार टेम्परेचर नोट होने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बाकी हीट कहाँ गई, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर किस में चेंज होंगे, वेपर्स में। सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, उसे हम कहेंगे हिडन एनर्जी। जो पार्टिकल्स के बीच में छिपी हुई एनर्जी है, दैट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। ये लेटेंट हीट उस पार्टिकल्स की एनर्जी को ओवरकम करने में यूज होगी। नाउ आवर टॉपिक इज ओवर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम and query, you can write in your comment box. Please like and subscribe my this channel. Thank you.